हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th एसएसटी चैप्टर नंबर फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक को कंटिन्यू रखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाल वंश और उसके नीचे के टॉपिक्स। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की डिटेल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक किया करें ताकि आपको आपके अब लाभ की चीज़ें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना, वहाँ पर मेरे चैनल में जितने भी वीडियो डली हैं उसका समग्र रूप से क्रमबद्ध रूप से आपको वहाँ पर लिंक दिए गए हैं, उन पर क्लिक करेंगे आप तो आपको अपने काम की चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पाल वंश, इस वंश का उद्भव यानी ये वंश की स्थापना बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। इस वंश का जो संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है ना। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। पाल वंश का दूसरा शासक कौन था? धर्मपाल, जो इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित किया। ठीक है ना, अभी पता चलेगा ये जो धर्मपाल है ना और राष्ट्रकूटों और गुर्जर प्रतिहार वंश, इनमें त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर, शायद तक मैं गलत नहीं हूँ तो उनको लेकर हुआ था। तो उसका भी विवरण हम आगे देखेंगे जब हम प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश को जान लेंगे। उसके पुत्र यानी धर्मपाल के पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राज्यसभा में सुमत्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी यानी कम होने लगी। नवे राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण हो गई। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की जो शक्ति थी वह क्या हो गई? क्षीण हो गई। पाल वंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। पाल वंशी राजा कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध जो शिक्षा है ना केंद्र, उनकी बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला कि प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नए पाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भी गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में भी अभी भी बचे हुए हैं। ये था पाल वंश। अब देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश, इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। और इसने अपनी जो राजधानी थी साम्राज्य की वो किसको बनाया? नासिक को। इस वंश में 14 शासक हुए। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। क्या हुआ कि जो दंती दुर्ग है ना, उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अंडरलाइन कर लीजिए कि सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो आप बोल सकते हैं कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और 5वें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि जो त्रिकोण चल रहा था ना, त्रिकोणीय संघर्ष, वो ये था कि ध्रुव जो था ना वंश की, जो राष्ट्रकूट वंश की चौथे शासक कौन था? ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और 5वें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्यों को मालवा प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक
अमोघ व शांति प्रिय था, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया। छठा शासक अमोघ व शांति प्रिय था, जिसने लगभग कितने वर्षों तक, 64 वर्षों तक राज्य किया। उसी ने मान्यखेत यानी मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्रिय तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासन काल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चौल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ, यानी एक बड़ा संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने 1973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। जो राष्ट्रकूट शासक थे वे वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहेरा या फिर बल्लराज संबोधित किया। अरबों ने इस वंश को यानी राष्ट्रकूट वंश के शासकों को किससे संबोधित किया? बल्लराज या बलहेरा को। तो आपसे पूछ सकते हैं, देखिए छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। जैसे पिछली बार 2018 में क्या पूछ लिया गया था, एक वर्ड पूछ लिया था रुमंदे या विलेख से आप क्या समझते हैं। ऐसे छोटे छोटे पूछ ले जाते हैं। फिर ऐसे भी पूछ ले जाते हैं कि अंतपाल किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था। और बेलहरा भी पूछ सकते हैं कि बेलोरा से किसे संबोधित किया गया था, ये किसको संबोधित किया था, किसके द्वारा संबोधित किया था। तो किसको संबोधित किया था? राष्ट्रकूट वंश को। किसके द्वारा संबोधित किया गया था? अरबों द्वारा। ठीक है ना। ये तो था अपना इतिहास राष्ट्रकूट वंश का। अब देखते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश का इतिहास। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई, अतएव इसका नाम गुज्जर प्रतिहार पड़ा। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट ने की, जो कि कौन था? एक सामंत था। ठीक है ना। अतएव इसका नाम क्या रख दिया गया? गुज्जर प्रतिहार रख दिया गया। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। ठीक है। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। तो गुज्जर प्रतिहार वंश में सम्राट की पदवी धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन, क्या बोल सकते हैं आप? वत्सराज था। ठीक है ना। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 19 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था। कौन था? भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। और जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था, यानी जो पोता था, अरब व्यापारी सुलेमान, इसी के समय भारत आया था। पूछ सकते हैं अरब व्यापारी सुलेमान किसके शासनकाल में आया? तो किसके शासनकाल में आया? नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है ना। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय गुज्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। ठीक है ना। अभी महिपाल कौन था? महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। ठीक है ना। महिपाल के समय गुज्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए।
महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गण के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया। ठीक है ना। किसको मार डाला बताइए, किसको मार डाला? राज्यपाल को मार डाला। ठीक है ना, गद्दी पर बैठाया। कन्नौज में गहड़वाल अथवा राठौर वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है ना। आगे वाले वीडियो में हम चोल वंश के विषय में जानेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।